स्टूडेंट, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग वैसे तो 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं, बट पॉलिटेक्निक में का तैयारी भी यहाँ से करते हैं। जो आपके द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, जो आप सॉल्व करते हैं, उसमें आपको जो दिक्कत होता है वो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया जाता है सॉल्यूशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अब बताइए सभी दोस्तों की, देखिए कि यहाँ पे एक चैनल है जहाँ पे आप हम लोग जो क्वेश्चंस भेजते हैं उसका आंसर सर बना के भेजते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर आप इस क्वेश्चंस का जो भी आप जो सॉल्व करते हैं उसमें अगर आपको दिक्कत होता है और वो दिक्कत आपको कोई सॉल्व कर देता है और आप वो समझ जाते हैं, तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देखते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो ये विश्वजीत जी के द्वारा भेजा गया था, विश्वजीत कुमार करके एक स्टूडेंट है जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को भेजा था। क्या लिखा था उन्होंने? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण इसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगा। कह रहा है, इंग्लिश वाले बच्चे चिंता ना करें, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ इस क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम mass of a stone is 25 meter height, is at 25 meter height from the ground. If that stone is free fall, स्वतंत्र रूप से गिरता है, free fall at any time, and when the stone is reached at the 4 meter above the ground, then what will be the पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट स्टोन। कह रहा है कि मैं क्वेश्चंस को अब समझा दे रहा हूं, दोनों भाषा में बोल दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई यहाँ पे कोई छत है, यहाँ से ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है GR, ये ग्राउंड से ये ऊंचाई पे रखा हुआ था 25 मीटर ऊंचाई पे। यहाँ पे कोई स्टोन रखा हुआ था, यहाँ पे कोई स्टोन रखा हुआ था 25 मीटर ऊंचाई पे। इसका मास दिया है 1 kg। इस स्टोन का मास क्या है? 1 kg है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये स्टोन को क्या किया जा रहा है, अब इस स्टोन को धीरे से ऐसा लुढ़का दिया जा रहा है, तो ये गिरना शुरू कर देता है। गिरते 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 यहाँ पे कहीं पा जाता है। यहाँ पे जब आ जाता है ये स्टोन, कहाँ से? जब ये पृथ्वी से ये 4 मीटर ऊंचाई पे है, जब ये ग्राउंड से 4 मीटर की ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे ये स्टोन पहुंच जाता है। तो पूछ रहे हैं आपको कि यहाँ पे इस स्थिति में उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा और पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा। हिंदी में बोले तो गतिज ऊर्जा क्या होगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। और अब चलिए इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो जाके देखिए, एमिंग आई हिंदी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में पॉलिटेक्निक करके प्लेलिस्ट है, उसमें 50 से ज्यादा वीडियो है, जाके देखिए आप ही लोग के लिए, और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ बताया गया है। मैं वहां पे बताया है जो एनर्जी वेलोसिटी यानी गति के कारण होता है उसको काइनेटिक एनर्जी, और जो स्थिति के कारण होता है उसको स्थितिज एनर्जी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, और इतना मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत जो जानते हैं आप लोग, जो एग्जाम में पूछा जाता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, वो बहुत ट्रिकी मेथड से होता है। अगर किसी बच्चा को आता है तो बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे है, और उस वीडियो में मैं बताया था वहां पे जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था कि अगर आप इसको गिरा रहे हैं, अगर कहीं पे है तो हर जगह पे उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम बराबर होगा हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सिर्फ जब यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो ये जो है यहाँ पे है, वहां पे इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। v, अगर इसके पास वेलोसिटी ही नहीं, यहाँ पे रखा होगा, इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। जो भी यहाँ पे होगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मतलब इसका मास आपको पता है, जी भी पता है और एच भी पता है। अब कुछ बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि जी के लिए क्या ले। जी तो सर 9.81 बताए हैं, अब 10 ले या 9.81 ले। तो देखिए जब आप इस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो देखिए सारे ऑप्शंस में एकदम मतलब करेक्ट फिक्स वैल्यू दिया गया है, मतलब कोई फ्रैक्शन में नहीं दिया गया, पॉइंट में आंसर नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉइंट पे ऑप्शन नहीं है तो जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लिया गया होगा। तो कभी कभी आपको मैं बताया था कि क्वेश्चंस करने से पहले ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेना है? जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 लेना है। अब क्या
होगा भाई काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो वेलोसिटी निकालना होगा, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन में टाइम लेगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक एक समझाऊंगा इसके बात को, लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में रहेंगे और सारे बातों को समझ लेंगे तो 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देके चले जाएंगे। देखिए मैं बताऊंगा तो यहाँ पे अगर उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इस पॉइंट पे आपको उसका वेलोसिटी भी निकालना होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या पता होता है, एम पता है, जी पता है, एच पता है। एम भी पता है कि 1 kg का वस्तु है, जब यहाँ पे भी 1 kg का था तो यहाँ पे भी 1 ही kg का रहेगा ना। मास तो कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ये भी मैं बताया हूँ कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, उसका भार चेंज होता है। तो द्रव्यमान तो आपको पता है इसका 1 kg, जी भी पता है 10, हमेशा 10 ही होता है, और एच कितना है, एच यहाँ से बोल रहा है 4 मीटर। तो आप यहाँ पे गलती से आप ये मत कोशिश कीजिएगा कि आप काइनेटिक एनर्जी निकालने लगिएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लेंगे और तो काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता चल जाएगा। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, mgh। mgh का मतलब m का वैल्यू कितना है, 1 kg का वस्तु है, g कितना हुआ है 10 और h कितना है 4, तो ये 40 जूल आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। देखिए बाद में पहले गतिज ऊर्जा आ रहा है फिर स्थितिज ऊर्जा आ रहा है, तो पहले ये जो दिया गया है वो गतिज ऊर्जा का आंसर दिया होगा, ये बाद में स्थितिज ऊर्जा का। तो 40 जिसमें बाद में होगा तो उस आंसर का होने का संभावना होगा। ये भी हो सकता है और इसके भी लास्ट में 40 है तो ये भी हो सकता है। अब समझते हैं कि कौन सा होगा। अब क्या मैं बताया था कि टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा वस्तु का, यहाँ पे क्या होगा mgh, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh। m कितना है यहाँ पे 1 kg है, g कितना है 10 है, और h कितना है, h कितना है यहाँ पे h 25 मीटर है, तो कितना हो गया 250 जूल। आपको ये पता चल गया कि इस वस्तु के पास जो टोटल एनर्जी होगा ना 250 होगा, चाहे ये वस्तु यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे कहीं पे भी होगा, तो टोटल एनर्जी 250 होगा। क्योंकि टोटल एनर्जी ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, मतलब टोटल एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। टोटल एनर्जी मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी 250 है तो पहले सबसे पहले तो आप यही सोच लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। दोनों मिलाकर, दोनों एनर्जी मिलाकर 250 किसमें है, देखिए इसमें दोनों में एनर्जी मिलाकर कितना होता है 200 प्लस 50 250, ये हो सकता है। ये भी 210 प्लस 40 ये भी हो सकता है, और ये कितना है 250 प्लस 40 290 हो गया। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है किसी की मत पे। और ये 210 प्लस 30 240 ये भी नहीं हो सकता है। टोटल एनर्जी दोनों एनर्जी मिला के आपको 250 आना चाहिए। तो टोटल एनर्जी मिला के 250 किसमें आया, इसमें आया और इसमें आया। अब ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। अभी जस्ट मैं बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए वो 40 आना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ये 40 है, तो ये आप ऑप्शन करके आंसर करके निकल जाएंगे। मैं सबसे पहले क्या बताया कि आपको देखना है कि ये ऑप्शन में देखना है कि टोटल एनर्जी कौन कौन से ऑप्शन में इसका टोटल एनर्जी के बराबर है। तो इसके पास टोटल एनर्जी कितना है mgh, m कितना है 1, gh मतलब 250, कुल एनर्जी 250 हो गया। तो इस चारों ऑप्शन में से जिन दोनों में ये दोनों एनर्जी का सम 250 होगा वही में से ऑप्शन होगा। तो ये मतलब हो गया, ये इसमें 250 है और इसमें 250 है। तो आप इसमें से नहीं तो इसमें से, जल्दीबाजी में कोई भी आंसर टिक करना होता है आपका आंसर नहीं आता, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर करते। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए दोनों में अलग अलग है। पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है कि इजीली, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी निकालने बैठ जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी पे फोकस कर रहा हूँ। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गया कि कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh इजीली निकल जाएगा 1 गुने 10 गुने 4, तो 40 जूल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी तो आप निकाल के दिखा ही नहीं, चलिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं ट्रिकी मेथड से ये बता दिया कि इस तरह से आप इस आंसर को करके चले जाएंगे। अब जितना शॉर्ट मेथड से आपको हो सके उतना ही शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, ये सिर्फ ठीक है। अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आप निकालेंगे। चलिए ये वस्तु यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इस बिंदु पे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस बिंदु पे आपको इसका वेलोसिटी चाहिए। इस बिंदु पे वेलोसिटी कितना होगा, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे वेलोसिटी पता नहीं है अगर, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। आपको थी उसका तीन फॉर्मूला बताया थे ना कि क्या क्या होता है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और s बराबर ये दोनों, मान लो यही दोनों फॉर्मूला से आप इसमें से कौन फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्या चाहिए, देखिए v आपको चाहिए, u तो पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी इसको u बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। आपको
आपको ये चाहिए, 2 भी पता है, ए भी पता है, एक यहाँ पे क्या होगा जी हो जाएगा, और एस तो पता ही है ना, यहाँ से जब यहाँ से टोटल 25 था और यहाँ से यहाँ पे आया है 4, तो ये टोटल 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना तय किया होगा 21, तभी तो 21 और 4 25 हो जाएगा, तो एस कितना हो जाएगा 21, तो भी आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो v कितना हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू के जगह पे 0 प्लस 2 ए के जगह पे कितना हो जाएगा 10, एस की जगह पे कितना हो जाएगा 21, 2a s, ठीक है। तो अब यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा 420 v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 420। अब निकाल लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 होगा 420, आइए v का रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट हाफ, मास कितना हो जाएगा 1, अब v स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 420 का स्क्वायर 1/2 गुने 1 गुने 420। देखिए किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो 210 क्या हो गया 210, तो काइनेटिक एनर्जी कितना पता चल गया 210 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितना पता चल गया था mgh, m कितना था 1, g कितना था 10 और h कितना था पृथ्वी से कितना ऊंचाई पे 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 जूल। देखिए तो ये आ गया 40 जूल और ये आ गया 210 जूल। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं और जो पहला मैं ट्रिकी मेथड बताया उससे भी बता सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहले वाले मेथड से बनाएंगे क्योंकि आपको समय भी बचाना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन एक गुड्डू करके कोई स्टूडेंट है, मैं उनका नाम थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, गुड्डू या ऐसे कुछ नाम है, वही पूछे हुए थे। क्या था उनका क्वेश्चन, जब कोई वस्तु कुल दूरी का आधा वेग 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से और शेष 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से तय करती है तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा। कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल हाफ ऑफ इस डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड rest half of the distance at the rate of 6 meter per second, then what will be their average velocity। एवरेज वेलोसिटी पूछा है। देखिए क्या कह रहा है, मान लो ये वस्तु था, इसको ए से यहाँ पे बी तक जाना था, ये बी तक जाना था, ये मान लो टोटल दूरी x है, मान लो ये यहाँ से मान लो यहाँ से आधा दूरी, यहाँ से x दूरी ये तय कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और फिर यहाँ से x मीटर, ये मान लो टोटल दूरी 2x था, 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तय कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो औसत चाल जो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मतलब कि औसत चाल बराबर क्या होता है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इंग्लिश वाले लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया है, यहां से यहां x किया है और यहां से यहां x किया है, तो x प्लस x ये हो गया टोटल दूरी। अब समय कितना लग रहा है, देखिए ये इतना x दूरी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो इतना दूरी को तय करने पे समय कितना लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है x, चाल क्या है 4, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है x बटा 4, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है x और समय चाल कितना है 6, तो यहाँ का समय कितना हो गया, मतलब t1 हो गया कितना, t1 हो गया x बटा 4 और t2 हो गया कितना x बटा 6। तो यहाँ पे टोटल समय हो जाएगा x बटा 4 प्लस x बटा 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इसको जब 12 आ जाएगा तो ये 4 3 12 3x प्लस 6 2 12 5x 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x बाई 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x बटे 12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तो 2x बाई 12 डिवाइडेड बाई 5x, x से x कट जाएगा, 24 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 का 20 पॉइंट 5 बटे 40,
4.8 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका औसत चाल, ये हो गया आपको औसत चाल, ठीक है, ये हो गया आपका औसत चाल। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब भी ऐसा दिया रहेगा दो लेकिन आधा आधा बिंदु का दिया रहेगा तभी वो ट्रिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। मैं आपको बता दूं, ये आप नोट डाउन कर लिए। इसको और किस ट्रिक आप कितना 24/5 आंसर याद रखिएगा, 24/5। और देखिए इसको कैसे बना सकते हो गया टोटल दूरी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया x + x, टोटल दूरी हो गया। टोटल समय यहाँ से यहाँ जाने में समय और यहाँ से यहाँ जाने में समय जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूरी x है, चाल कितना है 4। वैसे यहाँ से यहाँ दूरी कितना x है, चाल कितना है 6। तो x बटा 4 + x बटा 6 दोनों जोड़ देंगे तो टोटल समय लग जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम में जाएगा, 7 12 और 6 दूनी 12। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा 2x बाई, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2x बाई 12 बटा 5x, x कैंसिल हो जाएगा। 12 दूनी 24 बटा 5 मतलब 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। शॉर्ट मेथड से आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह से दिया रहेगा आपको कि दो दूरी दिया गया है, मतलब कि आधा दूरी बोलेगा कि आधा दूरी इस चाल से तय कर रहा है, आधा दूरी इस चाल से तय कर रहा है। कुछ नहीं करना है, दोनों चाल को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 6 बटे में क्या करना है, दोनों चाल को जोड़ दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। पहले ही इधर साइड में दोनों चाल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। 4 + 6/2 तो कितना 10/2 मतलब 5, और यहाँ पे 5 कर लीजिए तो 24/5 ये आ गया, मतलब कि 4.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं। क्या है, पहले दोनों चाल को गुना कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए गुना करके, नीचे में दोनों चाल को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके उसका लिख दीजिए। दोनों चाल को जोड़ दिए तो 6 + 4 10/2 तो 5 आ गया। देखिए उस मेथड से भी यही आंसर आया था इस मेथड से, लेकिन इस मेथड से आप 10 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं कि अगर कोई एक व्यक्ति है वो आधा दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर आधा दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर के दूरी से स्पीड से चल रहा है, तो आप बताओ कि उसका औसत चाल क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 30 × 20 बटा 30 और 20 25, 30 20 50, 50 का आधा 25, ये 25 जल्दी से काटो, 5 5 25, 5 4 20, 5 ले 5 6 30, 6 4 24 किलोमीटर पर आवर। इससे भी ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, दोनों को गुना कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, उसे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। मैं बड़े वाले मेथड से भी जल्दी से बता के दिखा देता हूँ। मान लो x है, ये x है, 2x हो गया। यहाँ से यहाँ का समय कितना लगेगा x/30, और यहाँ से यहाँ का समय कितना लगेगा x/20। ये क्या आ जाएगा 2x, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 2x + 20, 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 20 × 60, 3x, ये कितना हो जाएगा 2x बाई 5x बाई 60, ये कितना काटो, ये 12 12 5 60, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। इससे भी 24, उससे भी 24। अब समझ गए कि कैसे वो इजीली बन रहा है। क्लियर नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करके फिर से डिवाइड कर दो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखता हूं, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आप ही लोग के द्वारा भेजा गया है। इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चंस में कह रहा है यहाँ पे ये 10 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, इसमें ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लगाया गया, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का। ये सर्किट बनाया गया है। इस सर्किट में पूछ रहा है कि इस सर्किट में ये जो परिपथ है, परिपथ में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाया गया संख्या क्या होगा। कहता है इन दिस सर्किट व्हाट विल बी द नंबर शोन बाय द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस नंबर को दर्शाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वोल्ट मीटर करता क्या है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, तो वोल्टेज को मापता है तो वोल्ट मीटर किसको मापेगा, वोल्टेज को। तो इसमें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो वोल्टेज एक ही बैटरी दिख रहा है 12 वोल्ट का, तो लेकिन ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे एक और बात लिखा गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि इनकम्प्लीट लिख गया हूँ, नहीं यहाँ ठीक है। ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आप देखिए कहाँ पे लगा हुआ, वोल्ट मीटर यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ, यहाँ पे लगा रहा था तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे 10 वोल्ट के बैटरी के पास लगा हुआ है, 10 वोल्ट के बैटरी के पास लगा हुआ है, तो इसका 10 वोल्ट का संख्या दिखाएगा 10 वोल्ट। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है ये 6 ओम के रेसिस्टेंस के साथ लगा हुआ है, 6 ओम के प्रतिरोध के साथ लगा हुआ है।
तो जब ये 6 ओम के प्रतिरोध के साथ लगाया हुआ गया है, तो ये 6 ओम के प्रतिरोध के साथ जो क्या होगा, ये इसको वोल्ट दिखाने के लिए वोल्ट V इक्वल टू क्या होता है आई आर। इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट बह रहा है, अगर वो पता चल जाए और उसको 6 से गुना कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि ये वोल्ट मीटर यहाँ पे कितना वोल्टेज दिखाएगा, कितना नंबर शो करेगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा कि इस पूरे परिपथ में कौन कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इस पूरे परिपथ में जो ये देख रहे हैं कि तीनों और चारों रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो जो करंट श्रेणी क्रम में सारे रेजिस्टेंस में सारे प्रतिरोध में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। तो देखिए सबसे पहले तो इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है आपको निकालना है। तो पूरे सर्किट में करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे सर्किट का आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। पूरे सर्किट का वोल्टेज तो पता है कि 10 वोल्ट है, लेकिन पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोधक है, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है, और तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली पकड़ के जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12 ओम हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस पूरे सर्किट में करंट कितना बनेगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। V कितना है पूरे सर्किट में 10 वोल्ट है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 12, इतना एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है, करंट थोड़ी पूछा है कि वोल्ट मीटर कितना संख्या दिखाएगा, और वो वोल्ट मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस वोल्ट मीटर के द्वारा तो क्या कितना संख्या दिखाएगा, तो क्या बोले यहाँ पे करंट अगर पता चल जाएगा उसको 6 से गुना कर देंगे तो पूरे सर्किट यहाँ पे ये वोल्ट मीटर यहाँ पे सिर्फ लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस पे, तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस में कितना करंट बह रहा है और इस रेजिस्टेंस में कितना रेजिस्टेंस है, दोनों गुना कर देने पे इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज दिखाएगा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना पता चल गया, पूरे सर्किट में जो करंट बहेगा एक ही करंट पूरे सर्किट में बहेगा। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आ गया 10/12, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया 6 को 6 दूनी 12 2 5 10 कितना हो गया 5, और ये वोल्टेज है तो 5 वोल्ट। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी 5 वोल्ट। समझ पाए होंगे आप। सबसे पहले इस पूरे सर्किट में करंट निकालेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर करंट निकालने के बाद इस ओम में कितना वोल्टेज होगा, तो इसको निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर होता है। आई पता चल गया आपको 10/12, और आर कितना है 6 है, 10/12 गुणे 6 तो 6 दूनी 12 कट जाएगा, और ये 5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे।